वेलकम टू स्टडी अलॉट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं क्या और हमारे नेचर में ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है क्या। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब है एक ऐसा एनर्जी सोर्स जिसकी एनर्जी को यूज़ करने के बाद हम कंटिन्यू और बार बार उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और ये एनर्जी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, हज़ारों साल तक और लाखों साल तक हमको कंटिन्यू मिलती रहेगी। एक वर्ड हो इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी को यूज़ करने के बाद हम फिर से उन सोर्सेज से एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला एंड पेट्रोलियम। अगर कोयले से हमने एक बार एनर्जी प्राप्त कर ली तो कोयला जलकर ऐश या राख में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हम फिर से उससे एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक डाटा के मुताबिक ह्यूमन ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है 19.3% और अगर पावर जनरेशन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है 24.5% और ये डाटा है साल 2015 और 16 का और अब चल रहा है 2020 और ये डाटा अब और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो बात करते हैं कि हमारे पास या हमारे नेचर में कौन से ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनसे हम रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है सोलर एनर्जी का, जो कि इस समय पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। सोलर एनर्जी है क्या? सोलर एनर्जी हमको मिलती है हमारे सन से और इस एनर्जी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनर्जी हमको पूरी दुनिया में कंटिन्यू मिलती है और ये फ्रीली अवेलेबल है। एक स्टडी के मुताबिक हमारे सन से हमारी पृथ्वी की सरफेस पे 1 घंटे में जितनी एनर्जी आती है वो इस पूरे प्लानेट की 1 साल की टोटल एनर्जी के बराबर होती है। ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर हमारे पास इतनी एनर्जी है सोलर की तो हमें और एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत क्यों है? तो इसका आंसर है कि हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्निक नहीं है कि हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर सकें। इसी कारण से सोलर एनर्जी का जो हमारा प्राप्त करने का परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। इस कारण से हमको अदर एनर्जी सोर्स पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। सोलर एनर्जी की सबसे ख़ास बात यह है कि इंडिया में इसका बहुत अच्छा स्कोप है बिकॉज़ इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से कैंसर लाइन होकर गुजरती है और कैंसर लाइन एक ऐसी लाइन है जिस पर सूरज सबसे ज़्यादा तेज़ चमकता है, या ये कहें सबसे ज़्यादा सूरज की जो रेज़ है कैंसर लाइन पर डायरेक्ट पड़ती है और सूरज की रेज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ेंगी सोलर एनर्जी वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एक डाटा के मुताबिक 2019 के अंत में पूरी दुनिया में सोलर कैपेसिटी जो इंस्टॉल हो गई है वो हो गई है 586 गीगावाट। सोलर एनर्जी के सेकंड फ़ायदा है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इससे किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता। सोलर एनर्जी हमको फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से प्राप्त होती है, जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है डीसी से और उस डीसी को हम कन्वर्ट करते हैं एसी में, फिर हम अपने नॉर्मल हाउस होल्ड एनर्जी इक्विपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ 2 टाइप से हो सकता है। एक है
एक्टिव सोलर एनर्जी, एक है पैसिव सोलर एनर्जी। अगर बात करें पैसिव सोलर एनर्जी की, तो पैसिव सोलर एनर्जी उन जगह काम आती है जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। पैसिव सोलर एनर्जी का मतलब यह है कि वहाँ पर घरों का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है कि सोलर एनर्जी का यूज़ उन घरों को गर्म करने में करा जाए। पैसिव एनर्जी का यूज़ करने के लिए घरों के अंदर जो मटेरियल यूज़ करा जाता है वो ऐसा करा जाता है कि वो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकें और घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रह सके, ताकि ठंड में रहने वाले लोग गर्मी का जो आनंद है वो ले सकें। अगर बात करें एक्टिव सोलर एनर्जी की, तो एक्टिव सोलर एनर्जी का तात्पर्य हमारे जो सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। आपने कई जगह ऐसे पैनल देखे होंगे छतों पर या प्लेन ग्राउंड पर, ये हमारा है फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल। इनसे ही हम सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास सोलर एनर्जी के इतने सारे फ़ायदे हैं तो दूसरी तरफ इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। सोलर एनर्जी केवल सूरज से मिलती है, इसलिए जब कभी आसमान में रेनी सीजन होता है, जैसे कि इंडिया में मानसून आता है, तब सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपकी बारिश आ जाती है तब भी आपका जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है। साथ ही में सेकंड इसका ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही कॉस्टली है, यानी कि इसके पैनल का डिज़ाइन बहुत कॉस्टली है। साथ में इसकी जो आम लोगों के लिए जो कॉस्ट है वो भी अभी बहुत ज़्यादा है, हालांकि इसको कम करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। नेक्स्ट आपका एनर्जी सोर्स है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी बिल्कुल क्लीन एनर्जी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आपने कई जगह लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपने कई जगह विंड मिल देखी होंगी, और विंड मिल हमारे देश में पावर कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। विंड एनर्जी के लिए हमको विंड टरबाइन लगानी पड़ती है, और विंड टरबाइन से हम जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से हमको बिजली मिलती है। 2019 के अंत तक वर्ल्ड वाइड देखें तो विंड एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो लगभग 623 गीगावाट हो चुका है। यह है आपकी विंड टरबाइन, आपने ऐसा देखा होगा कई जगह पर। अगली है आपकी हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी हमको मिलती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। आपने कभी टिहरी का नाम सुना होगा, जहाँ पर टिहरी डैम है, भाखड़ा नेंगल डैम, यानी कि जितने भी हमारे डैम हैं वहाँ से हमको हाइड्रो एनर्जी मिलती है, जहाँ से हम वाटर को डैम बना के या एक बैरियर बना के उसको ब्लॉक करते हैं, और पैन स्टॉक के माध्यम से इस वाटर को हम ले आते हैं टरबाइन तक। टरबाइन से हम चलाते हैं अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर से हमारी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो एनर्जी विंड टरबाइन की अपेक्षा काफ़ी रिलायबल है, बिकॉज हाइड्रो एनर्जी हम अपने अकॉर्डिंग उसका लोड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जबकि विंड टरबाइन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है हम उसमें टोटली नेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हाइड्रो एनर्जी का भी एक ड्रॉबैक है। इसके लिए जो डैम बनाना पड़ता है उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, और सेकंड इसका डैम बनाने का जो लागत है या कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2019 के अंत तक हाइड्रो एनर्जी का वर्ल्ड वाइड 1190 गीगावाट अभी तक कंट्रीब्यूशन हो चुका है। यह है आपका एक डैम। ऐसे आपने डैम कई जगह देखे होंगे।
अब बात करते हैं ओशन एनर्जी की। ओशन एनर्जी एक तरीके की हाइड्रो एनर्जी का ही फॉर्म है। ओशन एनर्जी में आपकी दो टाइप की एनर्जी आ सकती है, एक है आपकी टाइडल एनर्जी और सेकंड है आपकी वेव एनर्जी। टाइडल का मतलब होता है ज्वार भाटा। टाइडल हमारे समुद्र में दिन में 2 बार आता है, क्योंकि आपको पता है समुद्र में ज्वार भाटा हमारे सूरज और चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण आता है, और जब भी टाइड आता है उसी टाइम ये ओशन एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है इसी में वेव एनर्जी। वेव एनर्जी के अंदर हम अपनी जो टरबाइन हैं वो समुद्र का जो वाटर लेवल है उससे नीचे लगाते हैं, और जब भी समुद्र की वेव्स आती हैं उनसे वो टरबाइन चलती है, और उन्हीं टरबाइन के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका एक सिंपल सा वेव का फोटो, आपने ऐसी वेव्स कभी अगर आप समुद्र के पास गए होंगे तो आपने देखी होंगी। इसके बाद आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, इसका मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है भूमि और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि हमको ज़मीन के अंदर से गर्मी से प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन, या ये कहें जियोथर्मल का सबसे अच्छा यूज़ और अवेलेबिलिटी मिलती है हमको आइसलैंड में। आइसलैंड की में क्या है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पृथ्वी की कोर और उसके बाद आता है मैग्मा। तो पृथ्वी की कोर और मैग्मा और जो पृथ्वी की सबसे अपर लेयर है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, उसके बीच की मोटाई बहुत ही कम है, जिससे क्या होता है जो हमारा मैग्मा है उसकी जो गर्मी है वो हमारे पृथ्वी के अंदर मौजूद जो वाटर है उसको अपनी हीट प्रदान कर देता है, और इससे हमको मिलती है एनर्जी, और हम उसी गर्म पानी का यूज़ करते हैं स्टीम बनाने में, और उसी स्टीम से हम चलाते हैं टरबाइन, और उसी से प्रोड्यूस होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में जियोथर्मल के लिए हमको हीट के लिए क्या करना होता है, हमारा एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर लगाने के बाद जो भी हमारा गर्म पानी पृथ्वी के अंदर है उससे हम हीट लेते हैं, और हीट एक्सचेंजर के माध्यम से उससे हम बनाते हैं स्टीम, और उसी स्टीम से हम अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो 2019 के अंत तक ग्लोबली जियोथर्मल कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में 14 गीगावाट तक हो चुकी है। ये है आपका एक फ़ोटो जहाँ पर एक जियोथर्मल एनर्जी का एग्जांपल दे रखा है। आपने एक वर्ड सुना होगा गीज़र। गीज़र भी जियोथर्मल एनर्जी का ही एग्जांपल है। ये एक गीज़र है जहाँ पर पानी गर्म होकर कंटिन्यू ऊपर उठता है। इंडिया में आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं गर्म पानी के झरने या गर्म पानी के तालाब मिलते हैं, तो वो जियोथर्मल एनर्जी का ही एग्जांपल है। लेकिन इंडिया में अभी जियोथर्मल का जो डेवलपमेंट है या एनर्जी को यूज़ करने की टेक्निक है वो अभी तक इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं आ पाई है। इसके बाद आता है हमारा बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी है क्या? बायोमास से मतलब ये है कि हमारे जो प्लांट हैं, जो हमारी फसलें हैं, उनका जो अवशेष बचा हुआ है वो कहलाता है बायोमास। बायोमास के अंदर हमारा गन्ने का बगास, धान की भूसी, गेहूं की भूसी, हमारी जो पुराल होती है, ये सारी हमारी बायोमास के अंदर आती हैं। हमारी जो गोबर गैस है वो भी बायोमास का ही एक एग्जाम्पल है। बायोमास के अंदर अगर हम इसको डायरेक्ट बर्न करें तो उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है, लेकिन इस समय ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि अब इन बायोमास को सीधे बर्न करने से हमको ज़्यादा क्लीन एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी इफ़िशेंट भी है। कुछ टेक्निक में क्या होता है कि इन बायोमास को हम डोमेस्टिक वेस्ट को लिक्विड या गैस फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि
हमारे इन्वायरमेंट के लिए और भी अच्छा है और साथ में बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा जिसका नाम है जेट्रोफा, जिससे हम बायो डीजल बनाते हैं, वो भी बायोमास एनर्जी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और आजकल तो ऐसी टेक्निक आ गई है कि आप जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे भी आप जो हमारा फ्यूल ऑयल है वो निकाल सकते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। 2019 के अंत तक जो ग्लोबली बायो एनर्जी की कैपेसिटी है वो है 124 गीगावाट। ये आपका एक बायोमास एनर्जी के लिए एक खेत का पिक है। ये आपके लिए एक चार्ट है जहाँ पर आपको 31 मार्च 2020 तक इंडिया के अंदर कितनी मेगावाट एनर्जी इंस्टॉल हो चुकी है वो लिखी है, और 2022 तक इंडिया में कितना टारगेट रखा गया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो हमारी एनर्जी की कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकें। तो आप इसको देख सकते हैं। एक चार्ट ये है कि इससे ये पता चलता है कि कितने % कौन सी एनर्जी हमारे नेशनल ग्रिड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ।